नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। हरियाणा में विधानसभा की चुनावी जंग अब तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को भरोसा है कि वो हरियाणा की जनता को इस बार उसे एक मौका देगी। अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जनता को लुभाने के लिए ओबीसी दांव चल दिया है। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के अंदर आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह भी घोषणा की कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15% से बढ़ाकर अब सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27% किया जाएगा। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हुड्डा से तनातनी के बाद विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब हरियाणा में गुटबाजी से कांग्रेस को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने पार्टी में डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। टिकट कटने से नाराज अन्य नेताओं को मनाने के लिए खुद हुड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हरियाणा में चुनावी जंग तेज हो चली है। पक्ष और विपक्ष के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को भरोसा है कि हरियाणा की जनता इस बार उसे मौका देगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आकर प्रदेश को लूटने का सपना छोड़ दे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी तीसरी बार केंद्र की तरह प्रदेश में सरकार बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान रविवार को रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में हुए अभिनंदन समारोह में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान प्रदेश में दलित परिवारों, किसानों, वंचितों और अंबेडकर के संविधान के साथ हुए अत्याचारों को जनता भूली नहीं है। वहीं केंद्रीय बिजली एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हथकंडे फैलाए, कुछ लोग उनकी बातों में फंस गए। अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ऐसे हथकंडे अपनाएगी। कुछ नई झूठी बातें भी लेकर वो आ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को सावधान रहना होगा। लोगों को बताएं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर अपनों को रेवड़ी बांटेगी। वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जनता को लुभाने के लिए ओबीसी दांव खेल दिया है। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए थी। अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ये भी घोषणा की कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15% से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27% किया जाएगा। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। हुड्डा से तनातनी के बाद विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब हरियाणा में गुटबाजी से कांग्रेस को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने में वो जुट गए हैं।
टिकट कटने से नाराज अन्य नेताओं को मनाने के लिए खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। एक कार्यक्रम में मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने कुलदीप शर्मा की तारीफ में मंच से कसीदे पढ़े और उन्हें अपना साथी करार दिया। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को साधने के बाद अब हुड्डा अपने रिश्तेदार और दिग्गज नेता कर्ण दलाल को भी मनाने में जुट गए हैं। इनके अलावा समालखा के विधायक धर्म सिंह के साथ साथ अन्य नेताओं से भी वो संपर्क साध रहे हैं। हालांकि कर्ण दलाल और कुलदीप शर्मा दोनों ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की नाराजगी दोनों खुलकर जाहिर कर चुके हैं। दरअसल हुड्डा विरोधी गुट किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर हाईकमान को यह संदेश देने की कोशिश में है कि हरियाणा कांग्रेस में एक धड़े का कब्जा है और दूसरे लोगों को सुनवाई नहीं हो पा रही है। प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हरियाणा प्रभारी पर भी एक तरफा होने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए अगर अब कोई विधायक या कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ता है तो यकीनन हुड्डा पर इसका असर पड़ना तय है। साफ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त घमासान है। अब देखना है कि कौन विधानसभा के चक्रव्यूह को तोड़ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो विधानसभा चुनाव पास है। हरियाणा में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में शहमात का खेल शुरू हो चुका है। कैसे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और एक बार फिर से कड़ी पकड़ बनाई जाए, इसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि हरियाणा की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि इस बार मौका कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ राजबीर रोहिल्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजबीर जी आपका। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में राजबीर रोहिल्ला जी आप ही के साथ करती हूं। चुनाव पास है और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से जनता ने आपको नकारने का काम किया। 5 सीटें हारने के बाद अब एक बार फिर से रेवड़ी बांटने का काम शुरू हो गया है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में एक यही रास्ता बचा है कि दिल खोल कर दोनों हाथों से बांटा जाए और जनता को अपने पाले में किया जाए, खास करके ओबीसी वर्ग को? राजबीर रोहिल्ला जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? राजबीर रोहिल्ला जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, देखिए, आप लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, इस बार जनता आपको मौका देगी। क्यों आपको लगता है ऐसा? किन वजहों से ऐसा लगता है? किन मुद्दों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपकी सरकार होगी हरियाणा में? सुरेश रोड जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो किसी कारण के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सुरेश रोड जी से, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब हरियाणा में आमने सामने नजर आ रहे हैं और ओबीसी का जो पत्ता है, ओबीसी का जो दाव है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से फेंक दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो अब शुरू हो चुकी है। कुछ ही महीनों का वक्त बचा है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है, इस बात को कह रही है कि एक बार फिर से, तीसरी बार हरियाणा में उसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि हरियाणा की नहीं बल्कि जनता इस बार उसे मौका देगी।
तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, मेरा आपसे पहले भी इस बात को लेकर सवाल था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से हरियाणा में एक आपको सेटबैक होना पड़ा, पीछे जाना पड़ा, इसको देखते हुए क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आपको एक वर्ग को टारगेट करना पड़ेगा। अब ओबीसी को लेकर दिल खोलकर आपने रेबड़ियां बांटने का काम शुरू कर दिया। जी नमस्ते प्रवक्ता साथी को राम राम, मेरी आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तीसरी बार शपथ ले ली। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें लड़ने वाला पहला दल बना है। हाँ। 240 सीटें हमारी आई है। हाँ। और ये हमारी तीसरी टर्म है। हाँ। तो तीसरी टर्म में हमारी 240 सीटें आई है, तो एनडीए की सरकार हमने रिफॉर्म कर ली है। एक बात, आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है जो हमारे लोकसभा के जो सांसद है संसद में, ठीक है ना। तो अब रही बात हार की, बिल्कुल हम 5 सीटों पर लूज कर गए, हमें इसका कोई वो नहीं है कि भाई हम नहीं बताएंगे, ये पब्लिक डोमेन में पड़ी है ये सारी चीजें। लेकिन जो वर्ग टारगेट की करने की बात आई है, ये बात बिल्कुल मैं आपकी सिरे से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा सबका साथ और सबका विश्वास के भावना से काम किया है। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर किसी वर्ग की कोई हानि हुई है या कोई शोषण हुआ है तो उस वर्ग को अगर आगे लाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रेवड़ी बांटने वाली बात है। और जो डिमांड थी जो ओबीसी वर्ग के लेकर, नहीं तो ये जो आपको जब ये समझ में आता है कि एक वर्ग की हानि हो रही है, एक वर्ग पीछे छूट रहा है, ये एहसास आपको चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले ही कैसे होता है? लोकसभा चुनाव आते हैं तो आपका बांटना चालू हो जाता है, विधानसभा आते हैं तो आपका बांटना चालू हो जाता है। नहीं वक्ता जी, चुनाव की बात नहीं, ये प्रोसेसिंग टाइम है। अभी जो 27% जो आरक्षण की घोषणा हुई है, हाँ। वो हमें उसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। हाँ। ठीक है ना, उसमें हम आगे बढ़े हैं भाई, ये चीज होनी चाहिए। जो क्रीमी लेयर की मांग थी विपक्ष ने भी समय समय पर उठाई, पुरानी मांग थी ये, जो विपक्ष ने कभी की नहीं। क्योंकि जो कांग्रेस या अन्य जो दल रहे हैं उन्होंने ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किया है। भाई हमारा वोट बैंक है, छोटा मोटा इनको लालच दे दो तो तुम्हारे साथ आ जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया था कि 500 रुपए की टंकी दी थी पिछली योजनाओं में, हुड्डा साहब की जो सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्रीमी लेयर की जो संख्या उसको बढ़ाया है, स्कॉलरशिप को बढ़ाया है, जो भर्तियों में आरक्षण है उसको मुकम्मल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो चीजें होनी चाहिए थी। और जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की जो सरकार है नायब सैनी जी की, उन्होंने इस चीज की जरूरत को समझते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो हम तो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ओबीसी समाज का सुध लिया और उन्हें वोट बैंक ने समझकर सत्ता में और सरकार में हिस्सेदार बनाने का काम किया। ठीक है। सुरेश रोड जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठा रही है कि तीसरी बार उसकी एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनती जा रही है। क्या लग रहा है आपको? इस बात को आप खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि इस बार एक बार जनता आपको मौका देने की सोच रही है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जनता आपको मौका देगी? ऐसे कौन से मुद्दे हैं या ऐसी कौन सी वजह आपको दिखाई दे रही है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रही है जो आपको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आपकी सरकार होगी? वक्ता जी, कांग्रेस पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ये जनता ने महसूस किया है, जनता ने जाना है, पहचाना है। क्योंकि 70 साल से, जैसे मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस ने जो कहा वो किया। चेचक हो, मलेरिया हो, जितनी भी महामारी आई, आज तक भी हमारे बुजुर्गों की बाजुओं पे उनके सिक्के के निशान हैं, लेकिन कभी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आज पहली बार कोरोना में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए देश और प्रदेश की जनता को जानने को मिला कि उस दवाई में भी इन्होंने भ्रष्टाचार मिला दिया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं कहना चाहता हूँ 50 लाख से ज्यादा लोग तो कोरोना में मरे होंगे, 50 लाख उसके बाद इस कोरोना की दवाई के साइड इफेक्ट से मरे हैं। तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहली जरूरी चीजें होती हैं। और शिक्षा के बारे में देखिएगा, 4,500 स्कूल बंद कर दिए। जो लोग कभी स्कूल के पीछे से नहीं निकले वो बड़े बड़े शिक्षा से जुड़े हुए पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। पीछे मीडिया के द्वारा ही देश की जनता को जानने को मिला
इनकी कोई एक प्रदेश की शिक्षा मंत्री थी, नाम लेना ठीक नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्लैक बोर्ड पे छात्रों के सामने बच्चों के सामने लिख नहीं पाई, लेकिन वो प्रदेश की शिक्षा मंत्री। खुद हरियाणा प्रदेश की बात हो रही है, हरियाणा प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री विधानसभा में विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखते हुए 7 करोड़ कुछ लाख या कुछ हजार की एक रकम को पढ़ नहीं पाए थे, एक आंकड़े को पढ़ नहीं पाए थे, बजट सभा से पैसे की बात की। नहीं ठीक है, नहीं सुरेश जी देखिए, नहीं आप जो जितनी कमियां आप गिना रहे हैं वो एक तरह से ठीक है, महोदय को दुरुस्त करना पड़ा था कि ये सुरेश जी जितनी कमियां आप गिना रहे हैं वो वाजिब है, मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत कमियां रही हैं शायद, लेकिन एक बात बताइए, महंगाई की आदत है, हाँ ठीक है, ठीक है, सिलेंडर कांग्रेस के समय में था, ठीक है, आज 1200 का 3 गुना कर दिया। नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपके पास क्या पुख्ता संगठन है? आपके पास भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए पुख्ता संगठन है? यहाँ तो घमासान मचा हुआ है, गुटबाजी हो रही है, धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। टीवी पे दिखती है, हाँ वो टीवी पे दिखती है, और जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ दगा करने का षड्यंत्र रचा था भारतीय जनता पार्टी के ईडी के और सीबीआई के दबाव में या अन्य किसी और कारण से, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और खड़गे जी और उदय मांझी के नेतृत्व में आज लागू कर दी गई है। ठीक है, जवाबदेही भी है कांग्रेस में और पारदर्शिता भी है। ठीक है, प्रदीप नरूला जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से हरियाणा के चुनाव पास हैं, अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों पुरजोर तरीके से लग चुके हैं, लेकिन आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये जो दाव चला है इसका फायदा उससे पहुंचेगा और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस कर सकती है? देखिए वक्ता जी, चुनाव नजदीक है और चुनाव से अहम पहले जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसकी टाइमिंग पे सवाल उठेंगे। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, 9.5 साल आपको ध्यान नहीं आया कि उनके हक मिलने चाहिए या उनको ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन अचानक 3-4 महीने पहले चुनाव से पहले आपको याद आ गया कि ये घोषणाएं ओबीसी के लिए होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की घोषणाएं हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर है। पीछे लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बिगड़ा भाजपा का, जो समीकरण खराब हुआ, जिस वजह से खराब हुआ, शायद उन्हीं कारणों को की क्षतिपूर्ति के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही है, मेरा मानना है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी सुरेश जी बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि हम लोग पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी वाली पार्टी है। जनाब अगर ऐसा होता तो अभी ताजा किरण चौधरी शायद आपकी पार्टी में नहीं है, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई भी शायद आपकी पार्टी में नहीं है, तो गुटबाजी नहीं है ये कहना, तो खैर ये प्रवक्ता है, इन्हें कहना पड़ेगा और कहना भी चाहिए। लेकिन ठीक है, वस्तु स्थिति दोनों की ठीक है। और लोकसभा चुनाव सबने देखा है, जैसे भी हरियाणा के परिणाम आए जिसमें बीजेपी को आधी सीटों का नुकसान हुआ, तो वो भी सबने देखा कि चुनाव किसने और कैसे लड़ा। सही मायने में जो लोकसभा का चुनाव था वो एंटी मोदी और प्रो मोदी के बीच में लड़ा गया था। कांग्रेस ने किस तरह से चुनाव लड़ा, कैसे चुनाव लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से कांग्रेस ही खुद मानते हैं अंदर खाने ये बात कि कैसे चुनाव लड़ा गया। तो ठीक है, विधानसभा को लेकर वक्ता जी तैयारियां सभी दल करते हैं और पूरे जोर शोर से अपने हथकंडे भी अपनाते हैं, अपने दाव भी चलते हैं। तो ये सारी पक्षों पे जितनी भी हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है, ये सारी विधानसभा चुनाव को लेकर। ठीक है, ठीक है। राजवीर रोहिल्ला जी देखिए, वक्ता जी मैं एक बात और बताना चाह रहा था, जिस विषय पे डिबेट है वो पहलू रह गया। इन्होंने क्रीमी लेयर की बात की, 6 से 8 लाख करने की मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कांग्रेस के समय में 8 लाख रुपए ही थी, 6 भी इन्हीं ने घटाकर की थी। ये किस चीज का एहसान जनता के ऊपर रख रहे हैं? आपने 8 से 6 कर दी, अब आपको चुनाव में जनता की एक तरह से नाराजगी जब झेलनी पड़ी, अब 6 से 8 कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने कहा है कि हम इसको 10 लाख करेंगे क्रीमी लेयर। ठीक है, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। एक बात और, 22% आरक्षण की जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने बात बोली है,
तो संविधान 50% से ऊपर की इजाजत आरक्षण की नहीं देता। तो ये 15 से अगर स्पाइस करेंगे तो क्या वो 50% अभी आपको 50% से ऊपर के आरक्षण की याद आ रही है सर? जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर तो आप 50 से ऊपर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर आप एक बार भी नहीं कहते कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 50 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। लेकिन दोहरा मापदंड नहीं हो सकता ना कि जहाँ आपकी सरकार है वहाँ 50 से ऊपर चले जाएं। नहीं, आप समझे, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है। संविधान आपको अलाउ नहीं करता 50 से ऊपर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, संविधान ने भी कहा है, दोनों तरफ से है। संविधान भी कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई है कि 50 से ऊपर आप नहीं दे सकते। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है राजवीर रोहिल्ला जी, आप लगातार अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इतना जुट गए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही पहलू नजर आ रहा है कि जिस तरह से आपका हार का सामना करना पड़ा उसकी भरपाई करने के लिए आप ओबीसी के साथ हाथों भर कर इस तरह की जो तोहफे हैं वो आप दें। साथ ही साथ हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आपने 5 अंक अतिरिक्त देने की भी बात कही है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया है। क्या लगता है सर? एक तो आप रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, ऊपर से आप ग्रेस मार्क्स भी दे रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी का ध्यान कहीं है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनी की सरकार है, जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो डायरेक्शन आई है, उसमें ये कहा गया है कि आप लोग हाई कोर्ट में जाके अपनी आपत्तियां दर्ज कराइए और इनको क्लियर कीजिए जहां आपको दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई असंवैधानिक नहीं किया, वो डायरेक्शन पूरी पढ़ लेना एक बार आप। जो अगर ये 5 अंकों वाली बात आ रही है, रही बात ओबीसी को आरक्षण देने की, सर अपडेट होकर आइए और फिर बताइए 5 अतिरिक्त अंक देने के हाईकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया है सर। कोई बात नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब मान सम्मान करना पड़ेगा ना। कोई भी ऐसे आप ऐसा है मतलब कोई फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ठीक से पढ़िए और ठीक से जानिए? आपको समझाना चाहिए ना कि राइट टू इक्वालिटी कैसे कर रहे हैं आप। रिजर्वेशन भी आप दे रहे हैं एक वर्ग को आप अतिरिक्त ग्रेस मार्क भी दे रहे हैं। ऐसे चलेगा क्या? सिर्फ ओबीसी ही आपको ध्यान में रखा जाएगा, बाकी के लोग क्या करेंगे? वो आर्थिक आधार पे था, सुनिए मेरी बात आप। उसमें 23,000 बच्चे लगे थे, मैं बताता हूँ बात आपको। उसमें जर्नल भी थे, ओबीसी भी थे, एससी भी थे। उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, उसमें सिर्फ आर्थिक आधार पे था। भाई अगर किसी की आज 1,80,000 से जो आय कम है, वो चाहे वो ओबीसी भी हो सकता है, वो जर्नल भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है। ठीक है ना, वो उनके लिए था वो। भाई किसी के घर में नौकरी नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो इस तरह का एक मुख्यमंत्री जी ने वो सोचा था। तो उसमें 23,000 बच्चों का है, वो चलेगा, वो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग विषय होगा ना इसमें। लेकिन मैं सुरेश रोडसी की बात पे आना चाहूंगा। इन्होंने 65% आरक्षण किया था बिहार में महागठबंधन की सरकार ने, जिससे कि हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो नंबर 2, हमें कोई मतलब नहीं है विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वांगीण विकास पे विश्वास रखती है। नायब सैनी जी ने गरीबों को प्लाट देने शुरू किए, 7,000 प्लाटों की जो होगी सर, देखने वाली बात होगी कि आपका ये जो आपने ये जो दाव चला है ओबीसी को लेकर है, ये कितना फायदेमंद आपको साबित होगा? क्या सरकार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक बार फिर से आपकी बनेगी, या जो दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सही साबित होगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।